नमस्कार छात्रों। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं इस लेक्चर की। तो जैसा कि पिछले लेक्चर्स में हम सभी ने गॉसेस लॉ पढ़ा, उसका प्रूफ पढ़ा फॉर सिमेट्रिकल स्फेरिकल सरफेस, फॉर सरफेस ऑफ एनी शेप। और आज हम देखते हैं गॉसेस लॉ की एप्लीकेशंस। तो गॉसेस लॉ को हम अगर कंडक्टर स्ट्रेट है, अगर प्लेट दिया हुआ है, अगर शीट दी हुई है, अगर स्फेरिकल शेल दिया हुआ है और अगर एक चार्ज्ड स्फीयर दिया हुआ है, अगर ये सारे सरफेस हमारे पास में चार्ज्ड हैं, तो वो चार्ज्ड सरफेस की वजह से किसी भी टेस्ट पॉइंट पे या किसी भी सेट पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे यूजिंग गॉसेस लॉ, ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा जो हम कवर कर रहे होंगे। सो लेट्स बिगिन विद टुडे द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ वी आर टेकिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज्ड वायर इनफाइनाइटली लॉन्ग होगा, उस पे चार्जेस यूनिफॉर्मली स्प्रेड होंगे और उस चार्ज्ड इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से किसी भी एक पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर रहे होंगे यूजिंग गॉसेस लॉ। सो लेट्स बिगिन। तो इसके सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपना एक चार्ज्ड कंडक्टर इनफाइनाइटली लॉन्ग बनाते हैं। सपोज दिस इज द कंडक्टर दैट वी आर हैविंग, और इस कंडक्टर पे सपोज हम जो चार्ज ले रहे हैं वो लीनियर चार्ज डेंसिटी हम अज्यूम कर रहे होंगे। सो लीनियर चार्ज डेंसिटी सपोज दैट बी लैम्डा, और ये पॉजिटिव चार्जेस इस इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर की सरफेस पे यूनिफॉर्मली स्प्रेड है। अब हम एक गॉसेस लॉ के एप्लीकेशन के लिए, जैसा कि हमें मालूम है, the surface, Gaussian surface, hypothetical surface should be bounded enclosing the charge distribution और charge। तो ये charge distribution given है। अब हम क्या करेंगे, एक hypothetical Gaussian surface लेते हैं जो कि ये charge distribution को enclose कर रहा होगा। So let that Gaussian surface be this cylindrical in shape। ये हमने एक गॉसियन सरफेस अपना अज्यूम किया अराउंड दिस इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर, और ये हमारा जो सिलेंडर होगा दैट विल बी क्लोज्ड इन इटसेल्फ। तो इसको हम अज्यूम करते हैं कि ये जो सिलिंड्रिकल सरफेस है, इसका कर्व्ड सरफेस है, ये क्लोज्ड होगा, इट्स नॉट ओपन एट ऑल एट एनी पॉइंट। अब हम क्या करते हैं कि इस सिलिंड्रिकल सरफेस की तीन सरफेस होंगी। एक तो कर्व्ड सरफेस जो इसके लेंथ वाइज होगा, दिस सिलेंडर इज कोएक्सियल विद दिस चार्ज्ड वायर। दूसरा सरफेस ये टॉप सरफेस होगा जो कि ये सर्कुलर शेप का होगा, और तीसरा सरफेस इसका बॉटम सरफेस होगा, वो भी सर्कुलर शेप होगा। तो चलिए हम अज्यूम करते हैं। सो लेट दिस बी द फर्स्ट पार्ट, दिस इज योर फर्स्ट कर्व्ड पार्ट। नाउ सेकेंड पार्ट वी आर हैविंग दिस सर्कुलर वन, टॉप वन, एंड द थर्ड वी आर हैविंग सर्कुलर बॉटम वन। अब यहां पे हम क्या करेंगे कि जो सरफेस एरिया है वो सरफेस एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की डायरेक्शन को हम यहाँ पे मेंशन कर रहे होंगे, ये तीनों पोर्शन पे। फर्स्ट कर्व, सेकेंड टॉप सर्कल, थर्ड बॉटम सर्कल। तो यहां पे हमारा जो सरफेस एरिया होगा इट इज डायरेक्टेड नॉर्मल टू द सरफेस, ds वेक्टर, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी along this positive x-axis. Now here at this surface, curved surface, electric field will be along positive x-axis and
the area vector would also be along the same electric field direction, and at bottom the area vector will be along this ds vector and electric field will be along this positive x axis. अब हम यहां पे ये जो सिलेंडर ले रहे हैं, let this cylinder be of length say small h, और इसका जो हमारा रेडियस होगा सिलेंडर का, let that be small r. यहां पे हम इसको बना देते हैं, let this be of small r radius. So using now Gauss's law, what do we have? Integral over closed surface S of vector E dot ds, that is equal to 1 upon epsilon naught times charge cube. ये हमारा गॉसेस लॉ है जो हमने लिखा. अब जैसा कि हमें मालूम है कि ये जो सरफेस इंटीग्रल हम ले रहे हैं ओवर द क्लोज सरफेस S, और हमारा जो क्लोज सरफेस है गॉसियन सरफेस है, इस सरफेस को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है. तो हम अगर इस इंटीग्रेशन को ओवर दिस फर्स्ट कर्व्ड पार्ट, देन टॉप सर्कुलर पार्ट, देन बॉटम सर्कुलर पार्ट पे ले लें और वो सभी को ऐड कर दें, तो ये हमारे पास में क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल ओवर क्लोज बाउंड्री ऐसा जाएगा. तो हम लेफ्ट हैंड साइड को लिखते हैं इंटीग्रल ओवर फर्स्ट पार्ट ई डॉट ds प्लस इंटीग्रल ओवर सेकेंड पार्ट E dot ds plus integral over third part vector E dot ds, that is equal to 1 upon epsilon naught times. Now the linear charge density on this infinitely long straight wire we are having lambda, so Q can be written as lambda times h. तो हम इसको Q को लिख सकते हैं लैम्डा इंटू एच. इधर पे हम लिखते हैं सिंस लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ, सो हियर फ्रॉम वी हैव लैम्डा इंटू एच इक्वल टू Q. ये हमारा साइड नोट होगा. अब हम इसके बाद में ये सर्फेसिस पे देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल क्या बन रहा है, बिकॉज वी नीड टू टेक कोसाइन ऑफ दैट एंगल. तो इस फर्स्ट सरफेस पे हम देखते हैं, दिस इज द फर्स्ट सरफेस, हियर दे बोथ आर कोलिनियर पैरेलल. तो यहां पे हम इसको लिखेंगे इंटीग्रल ओवर फर्स्ट ई ds cos 0 प्लस इंटीग्रल ओवर सेकेंड, टॉप पे देखें सेकेंड पे इलेक्ट्रिक फील्ड और ds के बीच में 90 डिग्री है, तो हम इसको लिखेंगे ई ds cos 90 प्लस इंटीग्रल ओवर थर्ड, ये बॉटम पे भी देख लें थर्ड सरफेस पे, यहां पे भी ds और e 90 डिग्री पे है, तो हम इसको लिखेंगे e ds cos 90 अगेन. सो दिस इज लैम्डा टाइम्स h अपॉन एप्सिलॉन नॉट. अब इसके बाद में cos 90 विल मेक दिस होल जीरो. In the similar way, this term will also vanish as cos 90 is 0. So here we have cos 0 as 1. तो हम यहां पे लिखेंगे इंटीग्रल ओवर फर्स्ट बाउंड्री ई ds, दैट इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स h अपॉन एप्सिलॉन नॉट. नाउ सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म एट ऑल पॉइंट्स ऑन दिस कर्व्ड सरफेस अराउंड दिस इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर, तो इस वजह से ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये यूनिफॉर्म कांस्टेंट होगा हर एक पॉइंट पे इस कर्व्ड सरफेस के. तो हम इसको टेकिंग कांस्टेंट आउट ऑफ इंटीग्रेशन ले सकते हैं, और जब हम इस ds को इंटीग्रेट करेंगे ओवर दिस फर्स्ट सरफेस कर्व्ड सरफेस, तो उस कर्व्ड सरफेस का एरिया आएगा जो कि होता है 2 पाई RH. तो हम इसको लिखेंगे नाउ दिस इज E इंटू 2 पाई R इंटू H which is equals to lambda times h upon epsilon naught. अब हमारे पास में ये चीज कुछ कैंसिलेबल है, कैंसिल कर देते हैं हम, h कैंसिल हो जाएगा. सो हियर फ्रॉम वी गेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टू बी E इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन
2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। तो ये हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाता है। अगर हम इसको कांस्टेंट टर्म 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की टर्म पे लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लैम्डा अपॉन आर। तो ये हमारे पास में फाइनल आउटकम आ जाएगा। Okay students, so let's have the second topic, second application of Gauss's law, that is electric field intensity due to uniformly charged infinite plane sheet। तो हमारे पास में यहाँ पे प्लेन शीट होगी, sheet of conductor on which positive charges will be spread uniformly on its surface, and due to that distribution of charge we need to calculate electric field intensity at a certain point using Gauss's law। So let's begin। तो हम यहां पे सपोज एक इनफाइनाइटली चार्ज्ड शीट लेते हैं। So suppose this is the plane sheet having charges spread on it uniformly as positive charges we are having here। So these are the charges which are spread uniformly on its surface। Now suppose we imagine a Gaussian surface of cylindrical in shape। ये Gaussian surface हम assume कर रहे हैं जो कि क्लोज होगा So this is the Gaussian surface we are having। Now ends are having area A। Here these ends are having area A, and so this is the diagram। This is the plane sheet of charges on which positive charges are spread uniformly। Now we need to consider again Gauss's law। Using Gauss's law, what do we have? Integral over closed surface S vector E dot ds, which is equal to Q upon epsilon naught। Now again as we did earlier, जैसा कि हमने पहले केस में किया, हम यहाँ पे इस सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस के 3 पार्ट कंसिडर करते हैं, 2 एंड्स एंड 1 कर्व्ड। तो जो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा उसका एरिया वेक्टर किधर होगा? इस डायरेक्शन पे, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे। सो दे बोथ विल बी एट 90 एंगल। So that term will vanish, and here the electric field will be directed along this, and area vector would also be along the same ds। और यहां पे भी हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड यहां होगा और एरिया वेक्टर भी हमारे पास यहां होगा। तो ये दोनों टर्म्स हमारे पास में होंगी, बट ये जो कर्व्ड सरफेस की वजह से फ्लक्स का कंट्रीब्यूशन है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, वो 0 होगा। तो हम इसको लिखते हैं इधर पे इंटीग्रल ओवर फर्स्ट EDS प्लस इंटीग्रल ओवर सेकेंड EDS E dot ds प्लस इंटीग्रल ओवर थर्ड वेक्टर E dot ds, which is equal to Q। Now this Q we can have surface charge density here under consideration। So surface charge density will be sigma। So sigma into S, since we have sigma equals to charge per unit area, sigma into S will be the Q। So here for Q we are writing sigma S upon epsilon naught। अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारा एंड सरफेस है, दिस इज फर्स्ट सरफेस, दिस वन इज यू मे टेक सेकेंड सरफेस एंड दिस वन इज थर्ड सरफेस। तो इस तरीके से हमारे पास में जो फर्स्ट सरफेस है, यहां पे हमारे को मिलेगा EDS
cos 0 प्लस यहां पे हमें मिलेगा सेकंड पे भी E ds cos 0 प्लस यहां पे जो थर्ड सरफेस है यहां पे एरिया वेक्टर ऐसा होगा y along y एक्सिस और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होगा along प्लस x एक्सिस, so making 90 degree angle between them, so E ds cos 90, so this is equal to this sigma into s upon epsilon naught. अब हम क्या करते हैं, since this electric field is uniform over this whole surface area, so we can have taking this constant, so here it is E out of the integration, now integration of ds will make s, so this is simply es plus here as well the same E into s plus this is 0 which is equal to sigma s upon epsilon naught. Now this way this makes 2 into E into s which is equal to sigma s upon epsilon naught. Cancelling this s and s, we are at E equal to sigma upon 2 epsilon naught. So this is the electric field intensity due to uniformly charged plain sheet of conductor. Okay students, so let's have the third application of Gauss's law, electric field intensity due to an infinitely charged conducting plate. So here earlier we had sheet and plate has got some difference. If that sheet is of negligible thickness, so that is simply a sheet. Now if it has got some thickness, so there will be two surfaces of sheets comprised in that plate. उस प्लेट में दो सरफेस होंगी, दोनों टॉप एंड बॉटम, और वो एक प्लेट फॉर्म करेगा. तो हम यहाँ पे प्लेट लेंगे और जब कभी भी प्लेट पे चार्जेस इंपार्ट किए जाते हैं, सो दोस चार्जेस आर स्प्रेड यूनिफॉर्मली ओनली ऑन इट्स आउटर सरफेस. तो उसके दोनों टॉप और बॉटम दोनों सरफेस पे चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, और उस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस की वजह से हम अपने टेस्ट पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे यूजिंग गॉसेस लॉ. तो लेट्स बिगिन विथ, सपोज हियर वी हैव चार्जेस, suppose we have here sheet, infinite charge conducting plate, not sheet. So this is the sheet of charges. Now here suppose we have uniform distribution of positive charges on its surface. अब हम क्या करते हैं, ये जो चार्जेस हैं इसके फ्रंट और बैक दोनों सरफेस पे स्प्रेड है. अब हम यहां पे 3 पॉइंट कंसिडर करेंगे. सो हियर अ पॉइंट ऑन इट्स लेफ्ट, एंड हियर अ पॉइंट इनसाइड द प्लेट, एंड हियर अ पॉइंट टू द राइट ऑफ द चार्ज्ड प्लेट. तो अब हम यहां पे इनकी वजह से, ये लेफ्ट फेस और ये राइट फेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन बना रहे होंगे ये तीनों पॉइंट्स पे. So at this point, if we take this to be first and left face, so here the electric field will be along this, and due to this right face, electric field will also be along this towards the left. Now similarly here the electric field due to this left face will be directed towards this right side, let me call it E1, and due to this right face electric field intensity at this B point will be towards left, so let me call this to be E2. And here due to both ends electric field will be along positive X, so this is E1 and E2. So this way we have made the electric field direction at point A, B and C. So let's write now the electric field, resultant electric field at A, B and C. So here we write at point
A, we have using principle of superposition E equals to E1 plus E2. Now, as I said कि जो प्लेट होगा उसके दोनों सरफेस विल बिहेव एज प्लेन शीट, और शीट की वजह से हमने कैलकुलेट किया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. जस्ट नाउ अभी हमने कैलकुलेट किया. सो वी राइट हियर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट plus sigma upon 2 epsilon naught. So this makes sigma upon epsilon naught. अब इसकी डायरेक्शन क्या आएगी? तो इसकी डायरेक्शन हमारे पास में आने वाली है towards left. Resultant electric field towards left आएगा. अब इसी तरीके से हम एट पॉइंट B की बात करते हैं, देन लेटर ऑन एट पॉइंट C. सो हियर एट पॉइंट B we have E equals to E1 minus E2. Now this makes 0. अब ये दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड होने की वजह से 0 हो जाएंगे. अब हम पॉइंट C की बात कर लेते हैं. तो हमारे पास में आएगा एट पॉइंट C. तो C पे भी हमारा जो A वाला केस था बिल्कुल सेम चलेगा. E इक्वल्स टू E1 प्लस E2, और यहां पे जब हम वैल्यूज रखेंगे 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये हमें देगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बट दिस टाइम डायरेक्शन विल बी रिवर्स्ड टुवर्ड्स राइट. ये हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट होगी ड्यू टू दैट चार्ज्ड कंडक्टिंग प्लेट. So this is one way. Here we haven't used Gauss's law directly. Indirectly we have taken the last result obtained in case of charged plane sheet. अगर हमें इस केस में डायरेक्टली अगर Gauss's law लगाना है तो हम कैसे लगाएंगे? Let's see. Now using second way, using Gauss's law, integral over closed boundary S vector E dot ds, which is equal to Q upon epsilon naught. This is simply the Gauss's law. Now let me consider a closed surface here represented by this dotted line. So this is the Gaussian surface closed in itself. Now one end of this lies inside the conducting plate, and the other end lies outside the conducting plate. So here the direction of electric field and area vector would be along the same. So we can now write here integral over the surface outside E dot ds plus integral over the surface inside E dot ds, which is equals to, for this you can write sigma into S upon epsilon naught. Now as we all know, the charges are spread only on the outer surface of plate. No charge will be inside the surface of plate. So charge within the plate is 0. So electric field will obviously within the surface of conducting plate be 0. So due to this term being 0, this whole will become 0, and here the electric field and area vector are both parallel. So angle between them would be 0. So cos 0 is 1. And electric field is uniform over this ds, so we can take it out of the integration, and having the integration of s, so that makes E into s plus 0, which is equal to sigma s upon epsilon naught. Cancelling this ss, we have E equal to sigma upon epsilon naught.
So directly just match these two results as we had. So it is the same. So this way you can use any of the method. Okay, so let's move on for the next topic. Okay, so now let's have fourth application, and that's electric field intensity due to two infinite plane parallel sheets of charge. तो हमारे पास में दो शीट्स होंगी, चार्ज्ड होंगी और पैरेलली दे विल बी केप्ट. अब वो दोनों पैरेलली प्लेस्ड चार्ज शीट्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आ रही होगी. दिस इज द टॉपिक. सो लेट्स हैव पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन. सपोज हियर वी हैव two sheets kept parallelly and charged positively. Suppose this is first sheet. Let this sheet be called as A, and just parallel to this we have another sheet placed, and suppose that we say plate B. So this is plate B, and say we are having positive charges here spread uniformly on both the surfaces which are placed parallel to each other. Let the surface charge density on this plate A be say sigma 1, and on this plate B be say sigma 2. Now once again here we will be having three regions, namely first, second and third, and on those three regions separately हम क्या करेंगे, इस शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन, इसकी वजह से क्या होगी, वो सारा कुछ रिप्रेजेंट करते हैं. सो ऑन दिस फर्स्ट रीजन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी ड्यू टू दिस इट विल बी हियर E1, and due to this also it will be here E2. Now at this second region, which is in between the two sheets, electric field due to this will be along this E1, and due to this it will be along this E2. So they both will be opposite in direction. Now in the third region, the electric field due to this left sheet it is E1, and due to this right sheet it is E2. So we directly now move. So in region first we write electric field E to be equal to E1 plus E2. And here let's place the values. It is C. Since this is along negative x-axis, so just taking the positive direction as x-axis plus x-axis, so this electric field will be written with negative sign just for the sake of direction. Now here we write minus sigma 1 upon 2 epsilon naught minus sigma 2 upon 2 epsilon naught. So here we have minus as common, sigma 1 plus sigma 2 upon 2 epsilon naught as the electric field intensity in first region. Now in region 2 we can say in region 2 here you can have this E equals to E1 minus E2. Now just placing the values, it is sigma 1 upon 2 epsilon naught minus sigma 2 upon 2 epsilon naught. So here you can have sigma 1 minus sigma 2 after taking LCM as 2 epsilon naught. So this is the value in second region. Now for the third region you can say in region third
E equals to it's E1 plus E2 again, placing the values sigma 1 upon 2 epsilon naught plus sigma 2 upon 2 epsilon naught. So having the LCM sigma 1 plus sigma 2 as the numerator will be getting, and in the denominator as 2 epsilon naught. Now let's have special case. Say both parallelly kept plane sheets are charged uniformly and with equal amount of charges. So special case, if we have sigma 1 equals to sigma 2 equals to sigma, instead of saying these are charged equally, but it would be better to say one is charged with positive charge and the other is charged with negative equal amount of charge. So better to write sigma 1 equals to sigma plus and sigma 2 equals to minus sigma. So under this special case, what are the electric field intensities in first, second and third region? Let's write. So in region 1, E first I am writing. So this is at last result you just place these values. So this will make 0. E2 here in second region. Here you write sigma minus, for this you write minus sigma upon 2 epsilon naught. So this is simply 2 sigma. So cancelling 2 and 2, we reach at sigma upon epsilon naught only. Now in the third region, I am writing this E3. So here you again place plus sigma minus sigma, that makes 0. So once again we have 0 at this third region. So this way we can calculate the electric field in case of parallelly placed charged plane sheets. So let's move on for the next. So okay students, let's have next application of Gauss's law. Electric field intensity due to uniformly charged thin spherical shell. Spherical shell will be hollow from the inner part, and on that surface we will make uniform distribution spreading of positive charges. अब इस तरह की सेल, चार्ज सेल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है यूजिंग गॉसेस लॉ हम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम इस टॉपिक में देखते हैं. सो फॉर दैट लेट वी फर्स्ट हैव पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन. सो हियर सपोज वी हैव अ स्फेरिकल शेल. नाउ से दिस इज our sphere of radius say capital R, which is charged uniformly. So this is the sphere hollow from the inner part. Now here the charges are spread uniformly on its outer surface. अब यहां पे हमारे पास में 3 केसेस पॉसिबल है. What are those 3 possibilities? कि हमारा जो टेस्ट पॉइंट जहां हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं वो या तो इस शेल के बाहर हो, सेकेंड केस में वो टेस्ट पॉइंट इस शेल के सरफेस पे हो सकता है, या तो वो टेस्ट पॉइंट थर्ड पॉसिबिलिटी में शेल के अंदर हो सकता है. तो हम ये तीनों पॉसिबिलिटीज को एक एक करके इंस्पेक्ट करते हैं कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेरी करती है अंडर दोज 3 कंडीशंस. तो सबसे पहला केस हम जो कंसिडर करेंगे, फर्स्ट व्हेन द पॉइंट लाइज आउटसाइड द शेल. तो इस केस में हमारा सपोज टेस्ट पॉइंट वी कंसिडर this is the say test point we are having P. Now the distance of this test point from the center of the sphere we say small r. Now taking this O as center,
and r as radius, just try to draw a sphere enclosing this charge distribution and serving the purpose of Gaussian closed surface to us so that we can apply Gauss's law. तो ये हमारा एक Gaussian surface बन जाता है r radius का. So this is the sphere concentric with this shell. So here, now suppose at this point we consider small area ds. The electric field intensity on this surface element would be along this electric field intensity, let me make E vector, and area vector would also be along the same ds. So this way we can have a diagram here in this case. Now using Gauss's law, what can we write? Integral over closed surface S E dot ds, which is equals to q by epsilon naught. Now at this point the electric field and area vector both are parallel along the same direction, so the angle between them would be 0. So cos 0 is 1. And one more thing, at every point on this Gaussian surface, spherical Gaussian surface, the electric field intensity will remain uniform, constant. So this can also be taken out of the integration. Now the integration of ds would be s, and surface area of the sphere would be 4 pi small r square. So we directly now write here E into 4 pi r square, which is equal to q upon epsilon naught. Now just cross multiply this. E equals to 1 upon 4 pi epsilon naught q upon r square. So this is the last result under this first possibility. अब हम सेकेंड केस लेते हैं. फॉर द सेकेंड केस, when the point lies on the surface or on the shell. अब अगर हमारा जो टेस्ट पॉइंट है, इस टेस्ट पॉइंट को हमने अगर यहां पे ले लिया, तो उस कंडीशन पे ये r और ये जो स्मॉल r है, ये दोनों बराबर हो जाएंगे. तो यहां पे हम क्या बोल सकते हैं? that is small r equal to capital R. तो यहां पे आप कैपिटल R रख दें. So we have the result as 1 upon 4 pi epsilon naught, and this is q by r square. और अगर इसको आपने लिखना है सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म पे, तो आप यहां पे इसको क्या कर सकते हैं? 4 पाई आर स्क्वायर करके और सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट वैल्यू आप इसमें ऑब्टेन कर सकते हैं. सो हियर इट इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू दिस थिंग वी कैन राइट 4 पाई सिग्मा इनटू 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन दिस आर स्क्वायर. तो हम यहां से 4 पाई कैंसिल करके आर स्क्वायर कैंसिल करके सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट रिजल्ट हमारे पास में आ जाता है. अब हम एक थर्ड पॉसिबिलिटी सर्च करते हैं. सी व्हेन द पॉइंट लाइज इनसाइड द शेल. तो जब हमारा दैट इज, इस केस में हम क्या लिख सकते हैं? आर लेस देन कैपिटल आर. पहले वाले केस में हम क्या लिख सकते थे? दैट इज स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर. अब इस केस में अगर हम क्या करें कि हमारा जो टेस्ट पॉइंट है इसको हम कंसिडर करते हैं समवेयर हियर, तो हमें गॉसियन सरफेस अज्यूम करना होगा और उस गॉसियन सरफेस पे हम देखेंगे इवन इन दैट. तो हम सपोज ये टेस्ट पॉइंट को अभी फिलहाल इधर कंसिडर कर लेते हैं
and we just now have the Gaussian surface, this one, suppose this is. अब इस केस में इस Gaussian surface के अंदर कोई भी चार्ज एनक्लोज नहीं होगा, so for that reason electric field intensity has to be 0. तो यहां पे हम जब केस अपना Gaussian लॉ लगाएंगे तो हम क्या बोलेंगे, since Q inside equal to 0, therefore E equals to 0. तो ये हमारे पास में लास्ट पॉसिबिलिटी थर्ड आ जाएगी. So let's draw these three cases graphically, how the electric field intensity varies with distance of test point under these three possibilities. So graphically हम क्या बोल सकते हैं, suppose this is y-axis representing electric field intensity and this is x-axis representing distance. So this is the possibility when we reach on the surface r equal to r, this case, and inside the surface it is r less than capital R. So this is third possibility where electric field is 0. So this now comes 0 on this x-axis, and now reaching on the surface we get maximum electric field intensity value. So this is the max value we get here, and this is sigma upon epsilon naught, maximum value, and later on outside it is inversely proportional to square of distance. So this varies outside like this, r greater than r. तो इस तरीके से हम इसको ग्राफिकली दिखा सकते हैं तीनों केसेस को. So last application of Gauss's law, electric field intensity due to uniformly charged non-conducting solid sphere. तो हमारा जो सॉलिड स्फीयर है वो नॉन कंडक्टिंग है. चार्जेस जब हम उसमें स्प्रेड करेंगे तो वो चार्जेस उस सॉलिड स्फीयर के इनर पार्ट पे भी होंगे. सो लेट्स हैव सॉलिड स्फीयर. सपोज दिस इज आवर सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल R with center O, and this is solid sphere of radius R, and it is charged uniformly. So these are charges, positive charges spread on its surface uniformly. Now once again हमारे पास में three possibilities हैं. सबसे पहला कि टेस्ट पॉइंट हमारा सॉलिड स्फीयर के बाहर हो, दूसरा टेस्ट पॉइंट सॉलिड स्फीयर की सरफेस पे हो, ऑन द सरफेस, और तीसरी पॉसिबिलिटी वो जो टेस्ट पॉइंट है वो सॉलिड स्फीयर के अंदर हो. तो सबसे पहला केस हम देखते हैं. सो केस नंबर फर्स्ट, व्हेन द पॉइंट लाइज आउटसाइड द स्फीयर. तो इस केस में हमारी पॉसिबिलिटी हो जाती है दैट इज स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R. तो सपोज हमारा जो पॉइंट है इट इज दिस वन P. इट इज एट r डिस्टेंस फ्रॉम दिस सेंटर. नाउ टेकिंग दिस O as center and small r as radius, try to draw or imagine a Gaussian spherical surface enclosing this charge distribution like this. तो ये हमारा Gaussian surface हो गया. Now at this test point, just imagine a small surface element having the electric field intensity on it directed along positive x-axis and the area vector also directed along the same. तो इस केस में हमारे पास में using now Gauss's law,
Gauss's law, what do we have? Integral over closed surface S vector E dot ds, which is equals to charge upon epsilon naught. अब हमारे पास में जैसा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों ही सेम डायरेक्शन पे हैं, तो एंगल 0 होगा, cos 0 1 होगा, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो इस गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पे सेम होता है, यूनिफॉर्म कांस्टेंट। तो हम इसको लिख सकते हैं E इंटू एरिया, इंटीग्रेशन ऑफ ds विल मेक s, तो हम उसको लिखेंगे 4 पाई r स्क्वेयर, तो ये हमें मिल जाएगा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये आगे चल के हमें रिजल्ट दे देगा बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वेयर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस टेस्ट पॉइंट पे उस सॉलिड चार्ज्ड स्फीयर की वजह से आ जाएगी। अब हम सेकेंड पॉसिबिलिटी को डिस्कस करते हैं। व्हेन द पॉइंट लाइज ऑन द स्फीयर, तो इस केस में क्या हो जाएगा हमारे पास में R विल बी इक्वल टू कैपिटल R। अगर ये टेस्ट पॉइंट को हमने एग्जैक्टली यहां पे ले लिया, सो दिस इज स्मॉल r विच इज इक्वल टू कैपिटल R, तो ये इधर पे हम कैपिटल R रख देते हैं। देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज Q अपॉन कैपिटल R स्क्वेयर। तो ये हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी। Now let's discuss the third last possibility, when the point lies inside the sphere। अगर ये केस है तो हमें स्मॉल r लेस देन कैपिटल R मिलेगा। अब हम इसको डिस्कस करते हैं। सो सपोज here what do we have? This is the solid sphere earlier that we had with positive charge distribution on its surface. So these are charges spread on this, and this is the center, say this is capital R. अब हमारा जो टेस्ट पॉइंट है, सपोज दिस इज आवर टेस्ट पॉइंट P, this is center. Now the distance of this test point from the center is say small r. Now taking this radius concentric with this solid sphere, imagine a Gaussian spherical surface like this. अब इस पॉइंट पे एक छोटा सा एरिया कंसिडर करने का, और इस एरिया एलिमेंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी डायरेक्टेड अलोंग दिस एंड एरिया वुड आल्सो बी डायरेक्टेड अलोंग द सेम। तो अब यूजिंग नाउ गॉसेस लॉ, इंटीग्रल ओवर क्लोज सरफेस S E dot ds which is equal to Q inside, let me call that Q dash. So Q dash is charge enclosed by this Gaussian surface अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इस चार्ज को हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस चार्ज को कैलकुलेट करते हैं। सो नाउ Q डैश इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। This is surface charge density of sphere, solid non-conducting sphere, into the volume of spherical surface on which we are having charge. We are considering charge 4/3 pi small r cube. तो यहां से ये और ये कैंसिल हो जाता है और हमें मिलेगा Q into small r upon capital R whole cube. So this is the value of charge enclosed by this Gaussian surface. अब इसको उठा के हम यहां पे रख देते हैं, तो देखते हैं हमारा इक्वेशन क्या बनता है। और लेफ्ट हैंड साइड सेम, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों सेम है, इस वजह से एंगल 0 होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा ओवर दिस होल
गॉसियन सरफेस, तो ये हमारे पास में मिल जाएगा E इंटू एस, दैट इज 4 पाई स्मॉल आर स्क्वेयर। राइट हैंड साइड पे हम अगर ये वैल्यू रखते हैं तो हमें मिलेगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दिस चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू दिस R क्यूब अपॉन कैपिटल R क्यूब। तो यहां से हम R स्क्वेयर को इस क्यूब से कैंसिल कर सकते हैं, सिंगल R बचेगा। अब हम इसको आगे क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नाउ कम्स आउट टू बी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस थिंग 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नाउ चार्ज अपॉन आर क्यूब, क्यू अपॉन आर क्यूब, ये पूरा कुछ कांस्टेंट हो जाएगा इनटू आर। सो दिस इंप्लाइज दैट E इज प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर। अब हम ये तीनों केसेस को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेट्स सी दैट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, हाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी for these three possibilities vary with distance. Graphically, we can say this is electric field intensity representing axis, this is distance. So 0 electric field intensity and this is distance. So here it is R equal to R when we reach on the surface of the solid sphere. This is inner region of the solid sphere and this is outer region of the solid sphere. So inside it varies inversely to the square of distance. So this, it is outside. Inside it varies directly proportional to the distance. So you can just draw proportional, it means a linear straight line like this. Here you can write E proportional to R. Now reaching on a surface, it represents maximum possible value of electric field intensity. This is constant one. अब इसके बाहर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेरीज विद E proportional to 1 by R square, square of the distance. So it is inversely proportional to square of the distance. It varies like this. So E proportional to 1 upon R square. So this is simply the graphical representation of electric field intensity with the distance. So students, with this we end up today's session. Do like and subscribe the channel.